नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम से एयरपोर्ट तक बने देश के पहले 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारिका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड का उद्घाटन किया। इन दोनों सड़क परियोजनाओं की अगर बात करें तो हरियाणा और दिल्ली एनसीआर एरिया को ट्रैफिक जाम से मुक्ति, कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। हालांकि इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे ये बोलकर विवादों में ला दिया है कि भीड़ बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को यहां पर लाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कई सरकारी सर्कुलर और नोटिस सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। बीजेपी का कहना है कि जब आम आदमी पार्टी को काम करके दिखाना था तो उसने कुछ नहीं किया, अब केवल बेबुनियादी विवाद खड़े कर रहे हैं। इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, ये देश का पहला 8 लेन का एक्सप्रेसवे है जो गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट तक बनाया गया। ये करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। दिल्ली से गुरुग्राम की दूरी इस एक्सप्रेसवे से करीब 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हरियाणा के 8 जिलों को फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा 7,716 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित UER सेकंड दिल्ली का तीसरा रिंग रोड है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। और यही नहीं, 17 किलोमीटर का विस्तार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगा। बीजेपी इसे बहुत बड़ी कामयाबी बता रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपके नेतृत्व में बिताए गए 5 महीने के गहरे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह कह सकती हूं कि आप देश के वो दूरदर्शी नेता हैं जिनकी सोच में भारत का हर नागरिक शामिल है, जिनकी नीति में भारत का हर प्रदेश बराबरी का हिस्सेदार है, जिनके संकल्प में भारत का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप वह शक्ति हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट कर बताया कि टीचर, MCD और दूसरे सरकार कर्मचारियों को इस सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए छुट्टी वाले दिन ड्यूटी लगाई गई है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, देखिए कैसे गरीब दलित सफाई कर्मचारियों को रविवार को ड्यूटी के नाम पर सुबह सुबह बुलाया गया और अब उन्हें प्रधानमंत्री की रैली में ले जाया जा रहा है। 6 महीने की सरकार की ये हालात हैं कि दिल्ली की जनता इनके साथ अब रैली में नहीं जाना चाहती। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने ट्वीट कर कहा कि वो आदेश साथ में अटैच किया जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट के टीचर्स और कर्मचारियों को मैंडेटरी आदेश दिया गया है कि वो रैली में मौजूद रहे। आदेश साफ दिखाता है कि दिल्ली की जनता बीजेपी से बेहद नाराज है। दिल्ली में बीजेपी सरकार जनता के वोट से नहीं बल्कि वोट की चोरी से बनी है। अब क्योंकि जनता खुद रैली में आना नहीं चाहती तो मजबूरन सरकारी कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है, यानी सरकारी संसाधन और जनता के पैसों का खुला दुरुपयोग हो रहा है। अब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने एक्स पर लिखा है कि सभी टीचर मोदी जी की रैली में भीड़ बनकर रैली को सफल बनाएं। आदेश का सख्ती से पालन नहीं हुआ तो नौकरी जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी शिक्षकों को फ्रांस भेजते थे ट्रेनिंग के लिए। कम पढ़ी लिखी सरकार को शिक्षा का महत्व नहीं पता। उन गरीब और दलित सफाई कर्मचारियों को सुबह 7 बजे बुला लिया गया और उनको कहा गया कि सुबह सुबह डीसी आपकी अटेंडेंस लेगा सुबह 7 बजे। तो कोई बुजुर्ग महिला 2 बजे सो के सुबह 7 बजे अटेंडेंस देने आ गई और फिर उनको बसों में भर के प्रधानमंत्री की रैली में ले जाया जा रहा है। यही हाल मलेरिया कर्मचारियों का किया जा रहा है। पूरी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को इसी तरीके से बस में भर भर के प्रधानमंत्री की रैली में ले जाया जा रहा है। MCD की टीचरों के लिए यह आदेश निकाला गया है, बाकायदा DC ने आदेश निकाला है जगह जगह अलग अलग जोन में कि MCD की इन टीचरों का आना अनिवार्य है। तो पूरी तरीके से तानाशाही है, ये तो पूरी तरह से गुंडागर्दी है। हर को अपने जितने भी हमारे नेता है, जो भी कुछ है, हमारे कर्मचारी है, हमारे कर्मचारियों के साथ ही इतना अन्याय कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। हमारी सैलरी टाइम पे नहीं आती, हमें कोई एरियल बोनस दिए, ये कुछ नहीं दिया जाता। लेकिन सिर्फ एक मोदी ऐसा बंदा है कि जिसने कर्मचारियों के अपने हक के लिए, अपनी भीड़ दिखाने के लिए MCD के कर्मचारियों को बुलाया गया। बीजेपी का कहना है कि खुद 11 साल तक दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अब जब हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं बनकर तैयार हो रही हैं, तो अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बेवजह सवाल उठा रही हैं।
जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है और बुनियादी ढांचा खासकर सड़कों पर काफी काम हो रहा है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने काफी काम किया। पूरी बीजेपी सरकार बुनियादी ढांचे पर काम कर रही है, मगर विपक्ष का काम है सरकार की खिंचाई करना। नवीन निशांत के साथ समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो एक तरफ सरकार ने 11,000 करोड़ की सौगात, दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी इसको लेकर निशाना साध रही है। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। राम नरेश पराशर, नेता बीजेपी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वैभव श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुज आत्रेय, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है हिंदी खबर पर। चर्चा की शुरुआत राम नरेश जी आप ही के साथ में। आखिरकार एक तरफ आप एक बड़ी सौगात दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही कि आप सरकारी कर्मचारी हो, नगर निगम के कर्मचारी हो, तमाम लोगों को परेशान कर रहे हैं, यहां तक कि आप टीचर्स को परेशान कर रहे हैं। आज छुट्टी का दिन, और ऐसे में आपने अपने फायदे के लिए उनकी छुट्टी तक नहीं होने दी है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ परेशान किया है। पहले तो मैं बहन पंकज यादव जी, आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी देश के दूसरे प्रधानमंत्री सबसे बड़े कार्यकाल के हुए हैं। आने वाले चुनाव में नेहरू जी का भी वो पूरा कर देंगे, सबसे बड़े प्रधानमंत्री होंगे कार्यकाल के। इस बात के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। अब बात आती है आप पार्टी की। आप पार्टी तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को समय दिया, ऐसे ही दिल्ली की जनता ने आप पार्टी को 10 साल का समय दिया। 10 साल में आप पार्टी ने दिल्ली को 10 साल के लिए विकास को पीछे छोड़ा। आपने देखा होगा बहन कि 10 साल के अंदर दिल्ली गैस चैम्बर बनी। 10 साल के अंदर जो सीवर व्यवस्था थी तार तार हुई, लोगों की रसोइयों में तक पानी गया। लगभग जो भी काम करते हैं, काम करने का उनका वो मन नहीं होता है, वो तो केवल 10 साल उन्होंने इसमें उतारे। जो भी काम किया उसमें घोटाला किया, चाहे वो दारू का घोटाला हो, चाहे वो शीश महल का घोटाला हो। कोई भी आप पार्टी ऐसी काम बता दे जो उसने किया हो। 10 साल के अंदर शिक्षा का स्तर इतना गिरा कि अभी तक कभी गिरा ही नहीं। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जो देश के की जनता के लिए इतने बड़े बड़ी योजनाएं देते हैं, दिल्ली के लिए इतनी बड़ी योजनाएं दी है, उन्हें सराहना करनी चाहिए। इन 2 8 लेन वाले अर्बन एलिवेट द्वारका एक्सप्रेस के द्वारा और रोड 2 के द्वारा दिल्ली और हरियाणा एनसीआर समेत तमाम ट्रैफिक की समस्याओं को दूर करेगा। उन्हें इस बात के लिए बधाई देना चाहिए था। परंतु इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, आज तक इस पार्टी ने, चाहे कांग्रेस पार्टी ने, कभी साथ नहीं दिया। उन्होंने तो पहले भी 2-3 बार मैं डिबेट में देख चुका हूँ, इनका बेबुनियाद आरोप लगता है। और जो अभी एमसीडी में सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे थे, सरकारी अधिकारियों की बात कर रहे थे, इतने बड़े कार्यक्रम में वहां व्यवस्था में लगे हुए हुए होंगे, उन्हें सफाई की होगी, वहां पर व्यवस्थाएं देखी होंगी, एमसीडी ने की व्यवस्था सफाई की होती है, उसको लेकर टीका टिप्पणी करें, इससे कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। और कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है एमसीडी में तो वो स्वयं जाता है, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता। और रही भीड़ तो केजरीवाल जी के कार्यक्रम में कितनी भीड़ देखी है वो भी आपने देखी होगी। इनके पास केवल बेबुनियादी आरोप होते हैं। दिल्ली के विकास की कोई योजना नहीं है, दिल्ली के जनता के हित में कोई योजना नहीं, कोई अच्छा काम हो, ये तो केवल आरोप के अलावा कुछ नहीं कहती। ठीक है, वैभव श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। तमाम आरोप आप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप तो शिक्षकों तक भी आपने शिक्षा बेहतर नहीं की है, गैस चैम्बर बनाकर रख दिया था। आपके समय पर देखा है जब दिल्ली पूरे तरीके से पानी हो चुकी थी, हर जगह पर ये समस्या थी। उन्हें एक काम आपकी सरकार का अच्छा नहीं लगा 10 साल में, सिर्फ और सिर्फ यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, बीजेपी वाले सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए। जी पंकज जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, राम नरेश भाई को नमस्कार, अनुज जी को नमस्कार, निरंजन जी को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। पंकज जी, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, नई सरकार बनी, अभी 6 महीने इनकी सरकार को बने हुए। मतलब दिल्ली वालों ने तो अपना इतना प्रेम उड़ेला भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन जब एक अब इनॉग्रेशन करने आए, रैली करने आए प्रधानमंत्री जी,
भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां पर लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, दिल्ली वाले को देखने नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऐसा क्यों हुआ? और अभी राम नरेश भाई कह रहे थे कि इतनी सफाई कर्मचारियों को तो जाना ही होता है क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री जी की इस तरह की रैली है, वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था होती है। बिल्कुल सही बात है, एमसीडी की जिम्मेदारी है साफ सफाई रखे वहां पे, भाई देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो टीचर और मलेरिया इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था कि वहां बैठ के प्रधानमंत्री जी हैं तो वहां पे सोशल साइंस की क्लास चलाएंगे टीचर? अरे, भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के जॉइंट कमिश्नर, एमसीडी के कमिश्नर्स, एमसी के डिविजनल कमिश्नर से ऑर्डर निकाले। ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। ऑर्डर क्या कहता है कि एज पर द डायरेक्शन ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर, ऑल हेड ऑफ स्कूल्स आर हियर बाय डायरेक्टेड to deputy the following teachers for participation in the rally and inaugural program। ये हेड ऑफ द स्कूल्स को ऑर्डर आया है अपने टीचरों को कि रैली में जाओ, भीड़ बढ़ाओ, क्योंकि वो वहां प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई देखने आने वाला नहीं है वहां पे। तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से, और ये ऑर्डर कब निकला पंकज जी, ये भी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल यानी कि 16 अगस्त जब छुट्टी थी, 16 अगस्त को बैठ के वहां पे डिविजनल कमिश्नर्स ये ऑर्डर निकाल रहे थे कि कमिश्नर साहब ये ऑर्डर निकाल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में कोई देखने आने वाला नहीं, इसलिए आके टीचरों को भेजो, मलेरिया इंस्पेक्टर को भेजो, एमसीडी कर्मचारी को भेजो। आपकी रैली में ये लोग पंकज जी नहीं अभी आते थे? कुत्तों के ऊपर सुप्रीम वैभव कोर्ट, जी, एक आपकी रैली में नहीं आते थे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था स्ट्रे डॉग्स को किस तरह से वहां से हटाना है, उसके खिलाफ कुत्तों के राइट्स के लिए लोग इंडिया गेट पे इकट्ठा हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली को देखने वाले दिल्ली वाले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसका क्यों? क्योंकि 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। ये पानी भरने की बात कर रहे हैं, अभी तक पिछले साल जो हाईएस्ट मॉनसून हुआ था 247.1 mm था, आज हाईएस्ट रेनफॉल अभी तक 60 mm, मतलब पिछले साल की 1/4 हुई अभी तक। ठीक और है। अभी तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है पंकज जी, 30 लोगों की मौत हो चुकी है। स्टेप बाय स्टेप हमने सारे, और ये वो लोग हैं जो मीडिया में आए, ऐसे ना जाने कितने इंस्टेंस है जो मीडिया में अभी तक रिपोर्टिंग नहीं हुई है सर, ये और तो उनकी मृत्यु हो गई या उनकी मिसहैपनिंग हुई है। ये तो भारतीय आपके समय जनता पर भी जब पार्टी ने बाढ़ आई बेड़ा ना, गर्क नहीं नजारा किया हम अभी लोगों तक ने भी दिल्ली। देखा था, वो नजारा हम लोगों ने भी देखा था, हम लोगों ने भी कवर किया था किस तरीके से बाढ़ आई थी। फिलहाल मैं आपके पास से वापस लौटूंगी और हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता अनुज जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुज जी, क्या आपको भी लगता है कि रैलियों में भीड़ जबरदस्ती जुटाई जाती है? आम आदमी पार्टी कह रही कि हमने तो इतना काम किया है कि हमारी में तो भीड़ खुद ब खुद आती थी। बीजेपी है कि जो भीड़ इकट्ठा करती है, क्या ऐसा कांग्रेस में भी रहता है क्या कि भीड़ इकट्ठा करने को लेकर आप भी मानते हैं क्या? देखिए, स्वाभाविक तौर पे जब रैलीज होती हैं तो रैलीज में हर पार्टी को अपने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, लोग स्वयं भी जुटते हैं और कार्यकर्ताओं को लाया जाता है, तभी उसी का नाम ही रैली होता है। बिना कार्यकर्ता, बिना जनता के तो रैली होगी नहीं, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो। इसमें कोई बुराई नहीं, ये तो चलता रहता है। लेकिन हाँ, ये अवश्य जिस तरह से ये ऑर्डर्स निकाले गए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सरकार की जो एक रैली है और जिस विभाग का हो तो चलिए समझ में आता है। एनएचएआई का प्रोग्राम है, एनएचएआई के ऑफिसर्स को उनको डायरेक्ट किया गया कि आपको वहां पहुंचिए, क्योंकि उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को बुलाया, वहां समझ में आता है। लेकिन आप अन्य विभाग के जिनका कोई कंसर्न नहीं है, उनको छुट्टी के दिन केवल इसलिए ऑर्डर वहां निकाले जा रहे हैं कि आप आइए और रैली में शामिल कीजिए, ये सरासर जो है ये स्वीकार नहीं है। आप अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाइए, आप बसों में भर के लेके आइए, आप कुछ भी करके लाइए। अभी देखा हमने, इससे पहले भी इनके प्रोग्राम हुए हैं, उसमें पैसे खर्च के पेड लोगों को भी लेकर के आए हैं, ठीक है, वो सब चलता है, लेकिन ये कतई स्वीकार्य नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जो मैं असल मुद्दे पर आता हूँ कि जो आज ये 2 परियोजनाओं का जो लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, आज हमें ये देखना चाहिए कि आज इनके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि इतनी बड़ी एक जो ये उपलब्धि अपनी बता है, तो ये उतनी बड़ी उपलब्धि इनकी है या कहीं ना कहीं इसमें इनके खामियां भी इसमें शामिल है। क्योंकि जिस तरह से ये 2006 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 2011 में ये प्रोजेक्ट चालू कर दिया गया था कांग्रेस की सरकार के, यूपीए की सरकार के द्वारा, 2011 से लेकर के और इसको 2025 में आकर के ये एनएचएआई को पूरा करना पड़ा। क्यों ये 14 साल की डिले हुई? और जिस प्रोजेक्ट की लागत 4000 करोड़ रुपए थी, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में स्वाभाविक है जब कोई प्रोजेक्ट डिले होगा 14 साल में तो उसकी लागत भी बढ़ जाएगी। वो 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है 9000 करोड़ में जाकर के पूरा हुआ।
तो ये जनता की टैक्स की जो कमाई का जो ये जाया हुआ है, जो ये इनकी डिले प्लानिंग की वजह से और ये एग्जीक्यूशन की वजह से जो लेट किया गया है, कहीं ना कहीं इस पे सवाल जवाब देना चाहिए। और उस डिले होने की वजह से कितना इन 14 सालों में जो वहाँ की जब काम कंस्ट्रक्शन चलता है तो स्वाभाविक है कि लोगों की आवाजाही भी बाधित होती है, कहीं ना कहीं रास्ते भी रोकते हैं, कहीं ना कहीं फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कुछ सड़कें बन रही हैं, तो ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है, ट्रैफिक बाधित होता है, जनता का टाइम की बर्बादी होती है। और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये कि जिन किसानों की, दिल्ली के किसानों की, पालम के हों चाहे इधर के हों, द्वारका साइड के हों, किसानों की जो लैंड एक्वायर की है, इन्होंने भूमि अधिग्रहित की है, जरा आप जाके अपने रिपोर्टर्स को भेजिए, पूछ के आइए कितने वो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि किस तरह की उनके साथ जो है दुर्गति उनकी की गई, किस तरह से उनको कहा कुछ किया, दिया कुछ दिया, और चक्कर लगाने पड़े उनको, तमाम तरह के चक्कर लगाने पड़े अपने मुआवजे लेने को लेकर के। इन सब बातों को लेकर के वहां पे आपको किसानों को जाकर के समस्याएं को उसको भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां ये प्रोजेक्ट ये कंप्लीट होता है, ये जो हाईवे बन रहा है, आखिर क्या वजह है, उसके बाद एक बॉटलनेक बन रही है, और वो जो एक्सप्रेस हाईवे से जब निकल करके जनता उस पर चढ़ती है या उतरती है, एक वहां जाम की स्थिति उत्पन्न होगी, उसको कंसिडर नहीं किया गया, उसको देखा नहीं गया है। ये तमाम ऐसी बातें हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी इसको हवाई बातें बोल रही हैं, लेकिन आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम ठीक है, वापस लौटती हूँ। निरंजन पोद्दार भी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अनुज जी का कहना है कि रैली में तो जिस तरीके से जुटाया गया है, जिस तरीके से आदेश दिया गया है, वो तो वाकई में ही गलत रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो 11,000 करोड़ की जो आज सौगात दी गई है, कहाँ 4,000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट था जो कि 11 तक पहुंच चुका है। समय भी, लोगों का समय यहां पर बर्बाद हुआ है, उन्हें समय से इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, मतलब तमाम सवाल वो उठा रहे हैं। रूप से देखिए, जिस तरीके से हम दिल्ली के अंदर हमने देखा कि एक नई प्रकार की राजनीति करने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए, आंदोलन की पार्टी बोली, और उसके बाद में किस प्रकार से वो कहते थे हम राजनीति को बदलने आए हैं, और आज जिस तरीके की बातें करने लग गए, यानी कि आज आप ही के चैनल पे इसी बहस के अंदर दो विपक्षी प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था, एक आम आदमी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता और एक कांग्रेस के अनुज अत्रे साहब को, और इनके अंदर दोनों ने कहीं ना कहीं सरकार को खींचा है। लेकिन आपको एक चीज दिखाई देगी कि एक प्रवक्ता, एक पार्टी ने केवल और केवल जिसको कहते हैं प्रलाप की राजनीति, यानी कि नाबालिग राजनीति, दूसरी तरफ उसी मुद्दे के ऊपर अनुज अत्रे जी ने कितने सजीवी रूप से अपने एक विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उस तरीके से, चाहे वहां पे उस द्वारका एक्सप्रेस के अंदर, जो एक्सप्रेसवे के अंदर जो बनी हुई खामी यानी कि बोटलनेक की चर्चा करी, चाहे उसके अंदर लागत की चर्चा करी कि लागत उसकी दुगनी हो गई, या तमाम जो देखिए, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, आज कहीं ना कहीं ये एक दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश की राजनीति जो लोकतांत्रिक थी वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए तांत्रिक पद्धति के ऊपर आधारित होने जा रही है, यानी कि एक प्रलाप तंत्र के अंदर बदलती जा रही है, और जनता का इससे कहीं कोई लेना देना नहीं। आप एक बात बताइए कि एक तो ये सबसे पहली बात तो आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की इनॉग्रेशन कार्यक्रम था तो ये कोई चुनावी रैली नहीं थी, और चुनावी रैली नहीं होने की वजह से जो तमाम जो पदस्थ सरकार है वो आज तक जिनकी भी सरकारें रही हैं वो कहीं ना कहीं जो सरकारी जो तंत्र है उसका कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रयोग करते रहेंगे, उसका उपयोग करते रहे हैं। और आज भी जो जहां जहां सत्ता में है वहां पे अगर वहां के मुख्यमंत्री या वहां के शीर्ष नेता जब वहां किसी भी प्रोग्राम या किसी भी कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां की जो तमाम जो सिविक एजेंसियां हैं उनको सबको वहां पे मोबिलाइज या उनका उपयोग करने का प्रयास किया जाता है, इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, लेकिन निरंजन जी सवाल तो ये भी नहीं, निरंजन जी सवाल तो ये भी उठा रहे हैं ना कि वो जो समय था या जो भी रूपरेखा तैयार करनी थी, जो आदेश देना था, वो पहले भी दे सकते थे। 16 तारीख जो छुट्टी का दिन है, जब सब लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, रात को लेट इस दौरान सो रहे हैं, पूरे पर्व को उसे एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद जाकर लोगों को ये बोला जाता है कि आपको रैली में जाना है, आपको रैली में शामिल होना है। ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है ना कि आखिरकार 3-4 दिन पहले से क्यों रोड मैप नहीं तैयार होता है।
नहीं पंकज जी, निश्चित रूप से देखिए, अगर इसको आदेशात्मक रूप से अगर इसको किया गया है तो निश्चित रूप से ये एक देश के इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम के लिए तमाम जो सरकारी एजेंसियां, तमाम जो सरकारी कर्मी है, उनको किसी चीज के लिए आदेश किया गया। वरना एक मौखिक आदेश तो दिए जाते हैं, लेकिन लिखित आदेश हमने पारित होते हुए नहीं देखा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो 4 इंजन की जो सरकार है, जो पहली बार दिल्ली के इतिहास में बनी है, एक ही पार्टी की एमसीडी, एक ही पार्टी की दिल्ली सरकार और एक ही पार्टी की केंद्र सरकार, उसके बाद में भी अगर ये चीज हो रही है तो निश्चित रूप से देखिए प्रश्न तो इसके ऊपर उठाए जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप जनता के हित में अगर कोई बात करते हैं, आप अगर अपनी विपक्ष की भूमिका अगर आप निभाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको परिपक्व रूप में ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जो जनता से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी अनुज अत्रे जी ने कहा कि इस द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर आगे जाकर के एक समझ लीजिए बोटल नेक की वजह से वहां जाकर के जाम की स्थिति बनती है और रोजमर्रा लोग जो अपनी ड्यूटी पे अपने कार्यस्थल पे जाते हैं वो फंसते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप विपक्ष होकर के और इस तरीके की सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारें उस चीज के लिए दबाव में आती है और उन चीजों के अंदर हुई खामी। बिल्कुल ठीक है निरंजन जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। राम नरेश जी जवाब दीजिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जब, हाँ ठीक है निरंजन जी, मैं वापस लौटती हूँ। राम नरेश जी वो तो कह रहे हैं कि आप शिक्षा की बात करते हैं, आप एलिवेटेड आप बना रहे हैं, आप पूरे तरीके से सबको परेशान करते हैं रैली को लेकर, सब आरोप जो है आम आदमी पार्टी आप पर लगा रही है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देखिए हमारे टाइम पर तो शिक्षक फ्रांस जाते थे, आपने तो शिक्षा व्यवस्था को 6 महीने में ठप कर दिया। चाहे वो निजी स्कूलों की बात कर लें, फीस बढ़ोतरी की बात कर लें, वो तमाम मुद्दों कह रहे 6 महीने में जनता आपके पास तक नहीं आना चाहती है। कह रहे वोट चोरी की सरकार रही है, आपने वोट चोरी की है तब जाकर आपकी सरकार बनी है, यही वजह है कि आज रैली में जनता नहीं जाना चाहती है, आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। वैभव जी जो बात कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा वैभव जी से कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां तो वोट चोरी होता है, ईवीएम खराब होता है और तमाम आरोप लगते हैं, लेकिन इनकी पार्टी जीत जाती है तो कुछ नहीं होता। दूसरी बात है जो ये आरोप लगा रहे हैं टीचरों को भीड़ के लिए आदेश दिए गए, एमसीडी को आदेश दिए गए। पंकज जी, कोई भी रैली हो, अभी अनुज जी ने कहा रैली कैसे कैसे होती है, उन्हें बड़ी धीरी आवाज में बड़े अच्छे तरह से बोला। रैली में दिल्ली में 272 वार्ड है हमारे, प्रत्येक वार्ड से कार्यकर्ता जनता को लेकर, उसमें कार्यकर्ता सारा नहीं है, जनता को लेकर जनता पूछती है कार्यक्रम मोदी जी का हो रहा है, क्या व्यवस्था है। मैं अपने वार्ड की लेके चलता हूँ, मैं सुबह परेशान हो गया, यहाँ से 5 बस कार्यकर्ता जनता को लेके वहां पर गए, जनता पूछती है हमारे जाने का साधन क्या है। एक वार्ड से 5 बस, 5 में 50 की संख्या होती है, ये ऐसे ही भीड़ नहीं पहुंचती है, जनता की भीड़ होती है। वो तो आरोप आप जनता की भीड़ बता रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं, आप तो डंडे के जोर पर लेकर जा रहे हैं कि या तो आप आदेश मानिए वरना तो हो सकता है आने वाले समय में क्या आपके साथ में हो जाए। वो तो आरोप लगा रहे हैं ना आप पर, आप कह रहे हैं कि 5 बसें लगी हैं, भीड़ इतनी है कि लोग परेशान है, नहीं वो जा नहीं पा रहे हैं। पंकज जी जो वैभव जी कह रहे हैं आरोप लगाने वाली बात, निश्चित ही ये लोग तो पैसे देते थे पार्टी, भारतीय जो इनकी रैली होती थी, पैसे दे के ले जाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी रैली के लिए पैसे नहीं दिए लोगों को। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीधे तौर पर आदेश देती है। जरा जवाब ले लेती हूँ पैसों वाला वैभव जी, आप तो पैसे देकर बुलाते थे, कम से कम उन्होंने आदेश देकर तो बुलाया है, आप तो जनता के बीच में जाकर पैसे बांटते थे, तब आपकी रैली में आते थे लोग। राम नरेश जी जवाब ले लेती हूँ, पहले बिल्कुल समय का मैं पूछ लेती हूँ एक बार उनसे कि कितने पैसे। वैभव जी जवाब दीजिए। पंकज जी, राम नरेश भाई मेरे बड़े भाई हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं, वो भी जानते हैं सच्चाई क्या है, वो भी जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली इलेक्शन में जूते, कपड़े, साड़ी, चेन, प्रवेश वर्मा तो खुद 1100 रुपए बांट रहे थे। तो देखिए आम आदमी पार्टी के पास तो चुनाव लड़ने के लिए भी पैसे नहीं, वो तो जनता से चंदा लेती है, उससे चुनाव लड़ती है। तो हमारे पास लोगों को पैसे देने के लिए भी, खाना खिलाने तक के लिए पैसे नहीं होते जिनको हम लेके जाते हैं। तो वैभव जी इतना आरोप आप पर लग गया, इतने समय तक आपके नेता जेल में रहे, आपके हम जनता का चंदा इकट्ठा करते थे, उससे चुनाव लड़ते थे।
तो इनके बराबर पैसा इतना नहीं है हमारे पास। भ्रष्टाचार बीजेपी जो कहती है, इतना भ्रष्टाचार आपने किया, इतना पैसा आपने कमाया दिल्ली में, और आप कह रहे हैं कि हम जनता से चंदा इकट्ठा करते थे, जनता के पैसे पर चुनाव लड़ते थे। तो पंकज जी आज तक साबित नहीं कर पाए, क्या करे? ये 2-2.5 साल हो गया कि ये कह रहे थे कि गोवा इलेक्शन में इतना पैसा कमा लिया, पंजाब में बहुत बहुत इलेक्शन शुक्रिया कमा आप लिया। चारों मेरे आज साथ तक में जुड़े इस चर्चा में। और आखिरकार सवाल वही है कि देखिए, आम आदमी पार्टी जो है सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि यहाँ पर जबरदस्ती लोगों को बुलाया गया, तो बीजेपी भी कह रही है कि यहाँ तो पैसे देकर लोगों को बुलाया जाता था, लेकिन हमारे जो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं लोग अपनी स्वेच्छा से पहुंचे हैं। तो ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप, एक तरफ 11,000 करोड़ की सौगात मिली, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है तमाम सवाल उठा रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।